हम लोग अभी एक तरह से अपने अंदर खुद की व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं और शरीर के संबंध को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यानी मानव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मानव को समझने क्रम में हम जो समाज परिवार को समझने का प्रयास कर रहे हैं और फिर व्यवस्था में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में ये जीवन और शरीर के संबंध पे स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ी चर्चा इसकी करेंगे। मैं का शरीर पर या जीवन का शरीर पर का जो दोनों का संबंध है, इस संबंध की थोड़ी सी चर्चा करें। सामान्य रूप में जो मैं है कहें, जिसको जीवन कहते हैं, वो शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होता है। जो बाहरी वो कोई कुछ घटनाक्रम करता है तो शरीर के माध्यम से ही करता है। उस क्रम में देखेंगे तो हम मनुष्यों में एक घटना देखने को मिली। एक बड़े व्यक्ति स्वास्थ्य के अच्छे जानकार व्यक्ति, नाड़ी के अच्छे जानकार व्यक्ति, और किसी का चेहरा देख लें, नाड़ी देख लें, या किसी से थोड़ा हाथ मिला के देख लें, तो उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पहचान लेते थे और रोग को पहचान लेते थे, स्वास्थ्य को पहचान लेते थे, मन का उत्साह कैसा है, जोश कैसा है, उसको भी पहचान लेते थे। अब नहीं रहे, पिछले साल 18 नवंबर को से पूरा हो गया। एच शर्मा, उनका सत शर्मा, एच शर्मा उनको बोलते थे। तो उन्होंने कई स्वास्थ्य की कई बातों पर ध्यान दिलाया। और जो किसी की नाड़ी देखते थे और कमर दर्द किसी को हो या सांस की दिक्कत हो, तो नाड़ी देख के वो कहते थे सांस की दिक्कत नहीं थी। मैं कहीं सामने तो सांस लेना मुश्किल पड़ता है, बहुत में तो मुझे तो इनहेलर लेना पड़ता है, पार्टिकल वाला इनहेलर लेना पड़ता है। तो वो तो सब तुम ले रहे हो अलग बात है, पर तुम्हें सांस की दिक्कत नहीं है, अस्थमा नहीं है, तुम्हें ब्रोंकाइटिस नहीं है, या इसी तरह से किसी को कमर दर्द है, बहुत खराब किस्म का कमर दर्द है, तो वो कहते तुम्हारा कमर दर्द का कारण कोई चोट तो नहीं लगी, एक्सीडेंट तुम्हारा नहीं हुआ, वजन तुम्हारा नहीं बढ़ रहा, तो स्वास्थ्य का कारण तुम्हारी ये जो मेरे से हमारी रिपोर्ट तो है, इसे देख ले, इसमें गैप आ रहा है, क्योंकि जो गद्दी है वो घिसरी है, वर्टेब्रा दबे हैं, ये सब तो है। क्योंकि इसका कारण क्या है, वो इसकी व्याख्या करते थे, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि क्या ये मैं का शरीर पे क्या असर पड़ता है। एक सामान्य घटना है। घटना यह है कि यदि कभी कहीं ऐसा लगे कि मृत्यु सामने खड़ी, अचानक कोई बाघ आ गया, शेर आ गया, जंगली जानवर सामने आ गया जो हिंसक है, या वो मेरा मर्डर करने आ जाए, तो ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर थोड़ी देर के लिए कहो, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5-3 मिनट तक के लिए माना जाता है मोटे तौर पे, उसमें 3 से लेकर 5 मिनट ताकत आ जाती है। घटनाक्रम क्या है, कैसे आती है? घटनाक्रम ये हमारे हम मनुष्य में ग्रंथि है यहाँ पसलियों के नीचे, एड्रिनल। तो एड्रिनल 2 चीज और करती है, इसके एक तरह हार्मोन्स पैदा करती है, उसमें 2 तरह के वो पैदा होते हैं रस, एक को कहते हैं एड्रीन और एक को कहते हैं कोर्टिजोल। कोर्टिजोल को हम भाषा में स्टेरॉइड कहते हैं। तो एक तरह से इसको लोग फाइट हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं आम भाषा में, डॉक्टरी भाषा में, लोकल डॉक्टरी भाषा में
इसका नाम जो बोलते हैं, जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करती है, उसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। कि ऐसे समय में उसके दो विचार आते हैं इस व्यक्ति के अंदर कि तो बचेगा नहीं, कुत्ते की मौत क्यों मरे, तो मार के मर, एक भाव तो ही आएगा, वो टकराता है। या उसे लगे यहाँ कोई रास्ता नहीं, एक रास्ता तू भाग जा, बचेगा नहीं बचेगा जो भी, और कोई रास्ता नहीं, भाग जा। तो कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, या तो समय वो टकराएगा, सामना करेगा, लड़ेगा या भागेगा। ये हुआ कैसे, इतनी ताकत कैसे आती है, साइंस इसको जो एक्सप्लेन करती है भाई, ऐसे समय में 1-2 सेकंड के अंदर ही इधर से हार्मोन रिलीज हुआ, उधर से लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज संचित रहता है, जो किसी इमरजेंसी में खाना ना मिले कुछ और, खासतौर से शुगर के पेशेंट को, तो लगभग 24 घंटे तक वो, जब हमने खाना खा 24 घंटे सामान्य रूप से इसका असर रहता ही है। अगले 24 घंटे में ये आपको भोजन ना मिले, खासतौर से कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन ना मिले, शुगर है ना, तो रिस्क रहता है। तो धीरे धीरे लीवर से जो ग्लाइकोजन की जो ग्लूकोज था वो रिलीज होता रहता है ऐसे व्यक्ति। तो कुदरत की प्राकृतिक व्यवस्था है, उधर से वो रिलीज हुआ ऐसी परिस्थिति में, और इधर से ये दो हार्मोन पैदा हुए। तो इन दोनों के मिलने से इसमें 3 से लेकर 5 बजे तक ताकत आ जाती है, मेडिकल साइंस जहां बताती है। ये बात पकड़ में आ गई। हार्मोन ना भी पकड़ में आए, ये मान लो मोटा मोटी कुछ रस पैदा होते हैं और लीवर में से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दोनों मिलकर के कुछ ताकत हमें आती, सब में आती है। देखो एक और घटना है, किसी मेरे को झूठा आरोप लगा दे, मुझे बदनाम करे, मेरा अपमान करे, उस समय भी हार्मोन पैदा होता है, भुजाएं फड़फड़ाने लगती है आदमी की, तो आवेश आ जाता है और सामने वाला को मार, मतलब मर्डर तक करने भाव आ जाता है आदमी के। अब मैं कहना चाह रहा हूं, उधर गुस्सा आया आपको और गुस्सा आपने दबा लिया, निकाल नहीं पाई, या ऊर्जा पैदा हुई, कोई ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हुई। कैसा? जैसा मान लीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक पुरानी बात है, 8-7 साल पुरानी बात होगी। डीएम का वो चपरासी था, मैं मिला तो उसे बहुत नाराज था वो डीएम से, बंदा ऐसा है ना, वो है, उसका गाली मतलब अच्छे शब्द नहीं प्रयोग कर रहा। और जब उसके अंदर जाता था वो जी सर हाँ सर, जी सर हाँ सर, जब वो घंटी बजाता था उसके ध्यान में घंटी बजती, उसमें घंटी बजती थी, तो वो जाता था अंदर जाके जी सर हाँ सर, तो बाहर तो उसको देख के उसे आगे आता था, अंदर जाके वो कुछ ना कर पाए। तो मैंने कहा तुझे कमर दर्द हो जाएगा, कमर दर्द मुझे हो रहा, वो कहे तो तू लड़ देगा, माफ कर दे, 2 रास्ते तेरे पास, मैं लड़ देगा तो निकल गया गुस्सा, जो पैदा हुई एनर्जी वो इस्तेमाल होगी, अब आपकी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होगी। होता क्या है, हम मनुष्यों में ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों को हमारे पूर्वजों ने क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनको उन्होंने अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, इन सबको हमारे पूर्वजों ने मनुष्यों में 3 उसमें नाम में दिया। एक को कहा वात, एक को कहा पित्त, एक को कहा कफ। वात का मतलब क्या? वायु और आकाश को उन्होंने वात कहा, अग्नि और जल को उन्होंने पित्त कहा, और जल और पृथ्वी को कफ कहा। ये वात के क्या लक्षण होता है? मोटे मोटे बहुत सूत्र इशारा कर रहा हूं। वात का व्यक्ति गहरे घात का होता है, पतला होता है, स्पीड ज्यादा होती है, पतले काम की स्पीड बहुत होती है, गति बहुत होती है, थिंकर होता है ज्यादातर। अब बात छोड़ दे तो थिंकर होता है, ज्ञानी होता है, और मेधावी होता है। तो प्रकृति तो मतलब ऐसे बोलेंगे तीनों ही होती है, पर जब बोले वात तो उसके साथ एक शब्द और बोलेंगे, कोई पित्त बोलेंगे, कब बोलेंगे, कोई बोलेंगे एक शब्द और, तो वात के बाद दूसरा नंबर उसका है, जो दूसरे नंबर पे है, तीसरा बोलते नहीं, वो तो अंडरस्टूड है, वे 2 बोल दिए, पहला ये जो पहले बोला जा रहा है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट बोलते हैं
जो पहला शब्द बोला जा रहा है, जैसे किसी का बोला पित्त कफ, तो पित्त उसका प्रबल है, वात उससे कफ थोड़ा सा कम है और वात और कम है, तो तीसरे का नाम नहीं बोलते, दो ही नाम बोलते हैं वैद्य लोग सामान्य रूप में। इसकी प्रकृति कैसी, इसकी प्रकृति वात पित्त की है, वात प्रबल है, पित्त उसके बाद है, कफ और दो है, या कहते पित्त और वात की है, तो पित्त ज्यादा है, वात उसके बाद है, कफ उसके बाद है, तो तीन प्रकृति में मनुष्य को देखा गया। इनके मोटे मोटे लक्षण क्या है, तीनों ही है व्यक्ति में, पर जो प्रबल है एक है या दो है, या किसी के दो बराबर बराबर मामूली मामूली अंतर है सारी दुनिया में इन तीनों में। तो बात का व्यक्ति थिंकर है, जैसा उदाहरण दिया, स्पीड गहरे बात का है, स्पीड अच्छी रहती है, काम की गति बहुत तीव्र रहती है, जब ये बैलेंस है जब बात। जिनका व्यक्ति क्या है, परफेक्शनिस्ट है, हर चीज को बहुत ही बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करता है, गलत बर्दाश्त नहीं होता, गलत उसको बर्दाश्त नहीं होता, सफाई बहुत पसंद है, बहुत सफाई का मीनिंग रहता है बहुत लोगों के लोगों में, और सिस्टम में व्यवस्था, एक हर चीज जो चीज जहां रखी वहीं से जहां से उठाएगा वहीं रखेंगे, हर चीज एक सिस्टमेटिक रखेगा, कमरा है तो कपड़े अलग होंगे, बिस्तर तय करके रखेंगे, और बेड ड्राइंग रूम है उसकी व्यवस्था होगी, सब चप्पल जूते कहाँ होंगे, हर चीज की एक सिस्टमेटिक रखेगा। महिलाओं के किचन को जहां भी कोई होगा ना, पुरुष हो महिला हो दोनों ही है ये, तो वो व्यवस्था बहुत सिस्टम पसंद है किसके व्यक्ति का, मेरी बात पकड़ मारी, गलत बर्दाश्त नहीं होता। तो यदि दो पित्त के हो जाए, कहीं दो भाई पित्त के हो जाए, बाप बेटा पित्त के हो जाए, माँ बेटी पित्त के हो जाए, ये कोई भी संबंधी हो सकता है, कई बार दोस्त भी हो सकते हैं, इनके बीच में क्या होता है, यदि दोनों पित्त के हैं, दोनों का प्रबल प्रकृति है प्रकृति के, तो इनके बीच में कुछ न कुछ बहस, क्योंकि पित्त जो है संतुलित होता है ज्ञान मार्ग, समझदार हो जाएंगे तो पित्त संतुलित हो जाएगा, नहीं तो पित्त को लेकर प्रबल, आप पित्त का मतलब आप अपने ढंग से चीजें चाहते हैं, वो अपने ढंग से चाहता है, और दोनों का रिश्ता है, तो इनके बीच में कुछ न कुछ नोक झोंक पैसा वैसी लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। बात पकड़ मारी गई, उसका भी एक अपना मिजाज है, सोच है, विचार है, सफाई पसंद है, अपने ढंग से जीना चाहता है। एक और भी प्रकृति इनकी ज्यादातर की अपने ढंग से जिएंगे, दूसरे की सुन देंगे, कई तो सुनते भी नहीं, लेकिन सुन देंगे करके अपने मन की, ऐसे ही दूसरे को अपने ढंग से चलाते हैं लोग, इनका तो मिल जाए, जिनके नजदीकी होगा इससे बड़ा उसको भी अपने ढंग से चलाएंगे, ऐसा कर वैसा कर, कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर अपने ढंग से चलाते हैं। अब सामने वाले को कब तो चले उससे दिक्कत होने लगे, तो इनके बीच में वैसा वैसी मुंह बाधा झगड़ा करके लड़ाई भी हो जाए, मतलब लगाव है, भला चाहते हैं, बहुत प्रेम भी अपना, पर उसके बावजूद भी इनके बीच में कुछ ना कुछ वैसा वैसी होती रहती है। ठीक, अब 4-6 साल के बाद किसी को ऐसा लगे यार कोई फायदा तो है नहीं रहा, सुधरेगा यो है नहीं, या सुधरेगी या है नहीं, ये दोनों के साथ लागू है ना, महिला को सुधरेगा यो है नहीं, या वो कहेगी सुधरेगी या है नहीं, तो ऐसे माने ये उनके बीच में बहसा वो समझौता कर ले, बदनामी हो रही, लोग भी आगे घर में झगड़ता रहे, खड़े हो, बदनामी हो रही, कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो समझौता कर ले। समझौता क्या कर ले, जब कोई ऐसी बात हो जो उसकी अनचाही बात हो, उसे झेल ले, कह लो कुछ ना, तो यदि वो सचमुच में या तो माफ कर दे, ऐसे लोगों से माफ भी नहीं होता, और वो क्या करें, अंदर से गुस्सारा कह नहीं पा रहे, अंदर से गुस्सारा कह नहीं पा रहे, तो उनको बैक पेन आएगा। ये जो एमआरआई की रिपोर्ट इतना ही बता देगी कि जिसके लंबर में ये है, सेक्टर में ये है, ये धूरी दब गई, ये वर्टेब्रा दब गया, इनमें जो हिसाबत आगे कार्टिलेज का होगी, कैसे बताएंगे वो क्यों गया, ये वो एक्सप्लेन नहीं करते। यदि एक्सीडेंट ना हुआ हो तो क्यों हो गया, वो बाद में छोटे मोटे पर उस पर जाने जाते, वो लंबी बात है, मुझे तुम लाके की इंटरव्यू मैं तो रोज गाड़ी सुनाओ जाओ, एक 7-8 घंटे मिले मौके पे,
तो खैर मैं निवेदन कर रहा था, तो दो ही रास्ते। तो ये क्या हुआ, वो जो रस पैदा हुआ, जो ऊर्जा पैदा हुई, वो इस्तेमाल हुई नहीं, तो धीरे धीरे बैंक में जाके जमा होगा। तो जाकर भी तो रीढ़ को फर्क पड़े। कई लोग ऐसे हैं, किसी की आदत उन्हें बहुत पसंद है, वो उनके गुण पसंद है, लेकिन कोई चीज खत्म करे और कह पाते नहीं, खुश खुश रहे, मतलब ऊपर से खुश नजर आ रहा है, कहते कुछ नहीं, उनको ज्यादा चेस्ट में असर पड़ेगा। जो सांस का रोग है उसका कारण उनका ये बनता है, ज्यादा बढ़ जाने का दिल भी असर आता है। तुम्हें विस्तार नहीं करना, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, यदि हमारे नजदीकी रिश्ते हैं तो भैया या तो लड़ लो या माफ कर दो, दो रास्ते। नहीं तो बैक पेन आएगा, चेस्ट में कोई दिक्कत होगी, हार्ट में कोई दिक्कत होगी, नजदीकी रिश्तों के कारण। ये मेरी बात थोड़ी जारी थोड़ी नहीं होगी। तो ये जीवन का शरीर का क्या कहेंगे, ये पूरा ये उनके संबंध के अंदर घटना घटती है कि मैं का असर, जीवन का असर शरीर पे जाता है। तो यहाँ जानकार लोग ये बोलते हैं, भैया कोशिश करो, समझदारी से काम ले लो, गुस्से से बचो, ज्ञान से काम लो, मैत्री की बात करो, एक रास्ता तो ये मिलजुल के रास्ता निकालो, प्यार से बात करो। हम लोगों में हमारी दिक्कत अभी है कि हम अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों में भी सामान्य बात नहीं कर पाते। सामान्य मुद्दों में भी बात करने की हमें बहुत लोगों को हो रही है, छोटे छोटे मुद्दे में बहस करने लगे, कहीं की कहीं बात शुरू कहीं से होकर कहीं चली जा, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। बताना भी नहीं आता, क्या छुपाना भी। हाँ, ये कहीं बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तो मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि एक संबंध है हमारा, जीवन का शरीर का इस तरह का संबंध है, ये परस्पर का हमारा रिश्तों के माध्यम से। तो इस पर ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा मैंने इशारा किया, ये जो रस पैदा हुआ, हार्मोन पैदा हुई, जो ऊर्जा बनी, वो ऊर्जा को या तो माफ कर देते तो ऊर्जा गतियों को शांत हो जाती, बढ़ेगी थी, ये रिएक्शन नहीं होती, लड़ लेते तो निकल जाती। अब यह हानि नुकसान आप देख लो, लड़ने में जाते हैं या तो दबाने में जाते हैं, इसका हिसाब किताब आप लगा लो, माफी कर दे, सही। ठीक। तो एक बात मेरे अगली बात मैं यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, इसके लिए जीवन को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा और स्वयं की व्यवस्था को पहचानना पड़ेगा। और जितना जितना हम समझ जाते हैं स्वयं में या जीवन में व्यवस्था होने लगती है, तो खुश रहने लगते हैं, ये घटना करते ही। तो हम सब सुखी हों, खुश रहें, एक आयाम तो हम स्वस्थ रहें, ये भी व्यवस्था है, अस्तित्व में ये भी व्यवस्था है, हम स्वस्थ रहें। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक अलग बात है, रोगी हो जाए या ठीक से इलाज ना हो, एक अलग बात है। सामान्य रूप में हम स्वस्थ रहें, लंबी आयु पाए, ये व्यवस्था है। ये जो डेथ हो रही है, अभी किसकी डेथ कब होगी, तो साइंस पहुंची नहीं अभी, जो भी मेडिकल जितनी रिसर्च अभी है, इसकी डेथ कब होगी अभी पहचान नहीं पाई। स्वाभाविक रूप से अध्ययन करते हैं, लंबी आयु पाई, डिजाइन है स्टेट होगा। ये जो बीच में डेथ हो रही है, जो भी हो रही है, आजकल छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ रहे, ये प्राकृतिक नहीं लगते मुझे। छोटी छोटी उम्र में शुगर हो रही है, ये प्राकृतिक नहीं है। बच्चों में टाइप शुगर आ रही, जो पार होता रहा किसी को, आज पूरी कॉमन होती जा रही। तो खान पान, रहन सहन, आपस के रिश्ते नाते, इनके उसमें सब मतलब सारी परिस्थितियों में हम लोग आजकल देखते हैं बहुत सारी बीमारियां पैदा हुई, और ये दुर्भाग्य है, अज्ञानता का चक्र लोग कहेंगे, ना डॉक्टर समझ पा रहे, ना हम रोगी समझ पा रहे, समाज नहीं समझ पा रहा। तो हम लंबी आयु पाए, मुझे कैसा लगता है, इस पर जरूरत पड़ेगी अलग से बात कर लेंगे कि हर व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करे, स्वस्थ रहे, ये भी व्यवस्था है। और हम समृद्ध हो, समृद्धि व्यक्तिगत नहीं हो पाती, समृद्धि परिवार में हो पाती है। इसकी चर्चा शाम भाई ने करी होगी, ये तो आगे आ जाएगी। आप अकेले हो जैसे हम ध्यान दें, और घर में मतलब अकेले हो तो जुगाड़ कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप पति पत्नी है तो दो हैं तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। अब किसी तरह के बच्चे भी आ रहे, बच्चे बाहर से आ रहे, थोड़ा खाना और ठीक बनाएंगे और व्यवस्था अच्छी करें, बच्चे आ रहे और मन लगेगा।
अतिथि आ रहे तो और थोड़ा बहुत बेहतर करेंगे। जब अकेले रहते जुगाड़ का होता है और सारी व्यवस्था हो नहीं पाती, वो एक व्यवस्थागत मजबूरी अलग बात है। तो समृद्धि का जो भाव है तो परिवार में आ पाता है, सामूहिक। तो हर परिवार में समृद्धि हो, ये व्यवस्था है। तो आज हम स्वस्थ कैसे रहे, मोटी मोटी सी चर्चा करते हैं। स्वस्थ होने के बहुत मोटे मोटे सूत्रों की बात करूंगा तो शारीरिक श्रम और विश्राम में संतुलन साधा जाता है। शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्टिविटी जो भी हम शरीर से करते हैं ना, 20-25 मिनट बात कर लेंगे। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ये व्यवस्था है। इसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। उसी समझने के लिए मोटे मोटे सूत्र रख रहा हूं मैं कि श्रम, फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम, काम जो भी हम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, घूमना चलना फिरना, ये सब, और विश्राम, इन दोनों में संतुलन चाहिए। तो क्या संतुलन चाहिए कि पूरी परंपरा में देखेंगे, अब आज से 50 साल पहले देखें, 60 साल पहले देखें, 40 साल पहले कुछ एरिया में देखेंगे, या कहीं के एरिया में ज्यादा विकास नहीं हुआ वहाँ 30 साल पहले देखेंगे, तो परिवार के काम जब उठ जाते तब से कुछ शुरू हो जाते छोटे मोटे, और जब तक सोते थे कुछ कुछ करते रहते थे। कभी भारी काम को घर का थोड़ा बहुत आराम कर लिया, ये मेरी दिनचर्या थी, सभी करते थे कम ज्यादा। और धीरे धीरे पिछले मैं देखता हूँ 20-25 सालों में शारीरिक श्रम कम होता जा रहा। मशीन आ गई, यंत्र उपकरण आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, कपड़े धोने के सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उसके जरिए शारीरिक श्रम हमारा बहुत कम हो गया। जिनके खाते पीते लोग काम वाली आने लगी, भाई बोलने जो बोल रहे हैं, भाई आ गई, काम वाली आ गई, रोटी और झाड़ू पोछा को लगा जा, तो शारीरिक श्रम हमारा बहुत न्यून होता जा रहा। और खाना बदला नहीं, एक तो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे और एक शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, और मतलब क्या नाम, खाना भारी वही ले रहे जो परंपरा में खाया जाता, ये नाश्ता वो नाश्ता, ये भी खाना बदला नहीं, भारी खा रहे हैं, बदला बहुत भारी खाना है। खाना जहरीला हो गया, वो भी हो गया, वो उसमें तो जाऊंगा और लंबी बात हो जाएगी, उसमें भी हानिकारक तत्व आ गई है। हवा भी पानी, उसको हमारा पानी भारतीय समाज में देखेंगे तो पीने लायक हमारा पानी नहीं रहा, सांस लेने लायक हमने हमारी छोटी, खाने लायक भोजन नहीं रहा। इसको विस्तार बहुत कम हम लोग उस तरह कर, किसान को भी होश नहीं। कोई कहता है मिलावट व्यापारी करता था, तो जो मिलावट करता उसे खुद नहीं खावा था, मिलावटी व्यापारी होगा, किसान तो खुद भी वही खा रहा, वो अपने लिए होश नहीं। कुछ अपने लिए अलग उगा रहे हैं, बेचने के लिए वो जहरीला वाला, कुछ ऐसे भी कर रहे हैं। थोड़े बहुत हुआ है, तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, कुल मिला के हम स्वस्थ रहने के लिए जो व्यवस्था है, वो यदि आप शारीरिक श्रम करते हैं तो भूख, प्यास, नींद, ये तीनों संतुलित होंगे। शारीरिक श्रम करोगे तो नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, प्यास संतुलित होगी। ठीक, और आज के समय में कितना किया जाए तो मुझे लगता है कम से कम आज ही पर सारी दृष्टि देखते आज की परिस्थिति में तो 6-7 घंटे तो अच्छे से काम किया जाए। 2-3 घंटे भारी काम भी हो सके, कुछ हल्के फुल्के काम हो, कोई बीच के काम हो, तो कुछ ने उस काम की न्यूनतम मेरे मुझे लगता है 3 घंटे तो कुछ किया था। 6 तो ठीक है, कम से कम 3 घंटे भारी काम, अच्छे काम, भारी भी हल्का भी कुछ काम किया जाए, ठीक से कुछ घूम लें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ जिम पे चले जाए, आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, कुछ थोड़ा बहुत फावड़ा चला लें, कुछ छोटे मोटे वो काम जहाँ संभव हो भारी काम कर लें। मान देखिए अभी हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, अभी डॉक्टर लोग कह रहे, आप बताना मंजू जी, अपने बीच मंजू चौहान जी इनको आगरे में एक दिन के लिए आगे इनको बात छूगी, और बड़ा नर्सिंग होम, बड़ा प्रसिद्ध नाम है इनका, मेरी नाम है, गायों की सर्जन है, और बहुत वेट भी बहुत रिजनेबल लगती है, तो इनको छूगी के रोज ही आ गई। तो आप बताना, मैं बात कह रहा हुई है कि अब ये माना जा रहा है कि पहले जो हार्ट अटैक आते थे उसका कारण होता था गैर कोलेस्ट्रॉल, खराब किस्म का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये मानसिक तनाव दबाव रहे उसका असर। अब ये कह रहे हैं कि जो हम आहार ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, वो इस्तेमाल हो नहीं रहा, वो मेन आर्टरी में दबाव डालता है, उसको ब्लॉक कर रहा है जी, उससे ट्राइग्लिसराइड बन रहे, उससे हार्ट अटैक आ रहा है।
तो मेरा आग्रह है हम अपने भोजन में विचार करें। और भोजन में भी क्या दिक्कत होगी, आलू हमारे भोजन में बहुत मात्रा में, चावल हमारे भोजन में बहुत मात्रा में, गेहूं की बहुत मात्रा है। पहले हम इतना नहीं ऐसा नहीं खाते थे, सीजन में खाते थे, सर्दी होती थी आलू खाते थे, कोल्ड स्टोरेज थे नहीं। अब क्या हो गया, जो भी परिस्थिति बन गई, गेहूं चावल का ज्यादा प्रयोग हो रहा है काम करने, तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा वाला भोजन, ताकत वाला भोजन ज्यादा जा रहा है और इस्तेमाल होते जा रहा है, श्रम नहीं हो रहा, तो उससे भी हम रोगी बन गए। तो भोजन में विचार करें। तो मैं थोड़ा छूटा सा चलूंगा। तो शारीरिक श्रम चाहिए। दिन में सोने को आयुर्वेद मना करता रहा कि जब लू चलती थी, इस इलाके की बात करूं, उत्तरी भारत की बात करूं, तो लगभग 40 दिन का समय होता था, अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर और मई और 5-7 जून तक गर्म हवाएं चलती थी, लू चलती थी, उनमें बीमारी ठीक हो जाती, बार नहीं आते थे। इसको लू लगना अलग बात है, उस लू से बच के रहते थे, सुबह शाम अपने काम करते थे। जब लू चलती थी घर में रहते थे, बाद में कहीं रहते थे, तो उस समय जो बहुत भारी काम करता था उसे आलस आ रहा, नींद आती है, जो भाई तक जोर हो नींद का, तो वो सो जाए, आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट वो सो जाए। झपकी लेना तो है, 1-2 मिनट बैठे हुए झपकी लेनी, सोने को मना करते थे। तो दिन में सोने को अच्छा नहीं मानते थे, दिन में सोएंगे रात की नींद अच्छी नहीं आती, एक बात है। और रात का सोने का समय क्या है, तो सोने के समय बोलते हैं कि पूरी परंपरा जो लाइटिंग की जो भी व्यवस्था की अपना काम करती, महिलाएं जो बच्चे तो हमारे बचपन में पूरे महिलाएं बुजुर्ग तो बच्चे तो खाना खा 7 बजे तक, सर्दी में नवंबर दिसंबर जनवरी में तो 7 बजे इस तरह से चले जाते, काम वाले 8 बजे चले जाते होंगे। जब से रेडियो आ गई थे, फोन लोगों के समाचार, जब वो समाचार आते थे, कुछ जिनकी रुचि नहीं होती वो उठके चले जाते, और जिनकी रुचि होती राजनीतिक लोग होते हैं, वो समाचार सुनकर पूरे घर चले जाते, सो जाते। कोई सामाजिक फंक्शन होता, भात आ रहा, शादी है, जन्मदिन हुआ, फंक्शन उत्सव मनाया जा रहा, तो उसमें कोशिश करें 10 बजे तक अपना, सर्दियों में 10, साढ़े 9, 10 तक सो जाते हैं। गर्मी में कालपुर में आया तो थोड़ा डांस करिए, नाच लिए, थोड़ी करिए, वो करिए, कभी कभी होता है। तो सोने का समय और उठने का समय जो होता है, तो सोने का समय मैं अपने आप देखता हूँ, तो 8 बजे से लेकर 9:30 तक था। गर्मी में, बरसात में लेट हो जाए, 8 बजे तक सो सकते हैं। सोने के लिए जल्दी कम से कम 2 घंटा पहले खाने पीने का काम निपटा, दूध भी पीना, पानी पीना तो 1 घंटा पहले पी लें। जैसे रात को बाथरूम की यूरिन के लिए ना उठना पड़े, पेशाब के लिए ना उठना पड़े, एक होता था नींद। इसी तरह से उठने का जो समय था वो रात को 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। 3 सुन के डर ना जाए, जिस 8 बजे सो गए अपने आप नींद खुल जाए, ताजगी है, आलस नहीं, तो उठ जाए, अपना आसन करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, पढ़ें या घर के काम करें, घूमने जाए, जो भी आपको बढ़ता हो करें अपने अनुकूल, अपनी अवस्था के अनुकूल। तो 5 तक उठ जाए। 5 के बाद उठे तो आलस आता है, कब बढ़ता है, सेफ्टी ठीक नहीं माना जाता। निर्णय तो आपको करना क्या करें, तो सोने और श्रम और विश्राम में संतुलन ना है। आज के जीवन में बड़ा झंझट हो गया कि रात को सोने गए 10 बजे 11 बजे और नींद नहीं आई, घंटा लगा, करवट बदल गई। आज तो फोन की बीमारी लगी, वो से नहीं आ रही थी, 1-2 बजे फोन देखने में लोगों को। तो संतुलन का नियंत्रण नहीं अपने पे, एडिक्शन ऐसा हो गया। पर जो कोशिश भी करते हैं बहुत लोगों को, जल्दी नींद नहीं आती, देर में नींद आती, या जल्दी नींद भी आ गई तो रात को 2 बजे 1:30 बजे आँख खुल जा, 2 बजे 2:30 बजे आँख खुल गई और फिर नींद नहीं आती होगा, या 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद नींद आती है। तो मेरा निवेदन है ऐसे लोग विचार करें, खाने में परिवर्तन करें। पुरानी परंपरा कहती है एक समय 24 घंटे में एक समय करते जाए भोजन हो जाए, तो जाकर जो मेहनत से सुबह रखते सर्दियों में सुबह का भोजन बढ़िया हो जाता, शाम को ठीक ठाक ले लेते। गर्मी के समय में दोपहर का भोजन अच्छा हो गया, या बरसात में शाम को हल्का लेने की परंपरा थी। फिर हम लोग इस समस्या से डील करने के लिए, नींद की दिक्कत आ रही है, हम कह भाई सुबह का नाश्ता भी हल्का ले लो, दोपहर का हल्का ले लो, शाम का भोजन थोड़ा पौष्टिक ले लो, अच्छा भारी ले लो। तो थोड़ा घी तेल भी इस्तेमाल कर सको, इसको माफी खाता हो तो थोड़ी मिठाई घी तेल वाली कोई फ्राई चीजें को लेना हो थोड़ी मात्रा में, ऐसा भोजन। तो अच्छा भोजन जो मुख्य भोजन है वो शाम को लें, सोने से 2 घंटे पहले, जिससे नींद की दिक्कत नहीं आती है, कम हो जाती। तो मेरी बात का अलग अर्थ न ले लें, जिनको नींद की दिक्कत है उनके लिए बता रहा हूँ,
ये सभ्यता में था कभी, पर आज जो सभ्यता में नींद नहीं आ रही, चिंता, बेसिकली इसमें चिंता फिक्र है। जिनको नींद की दिक्कत है, रात को नींद खुली, चिंता फिक्र उसमें मूल है। तो ऐसे लोग थोड़ा भोजन, थोड़ा गरिष्ठ भोजन, थोड़ा ये वाला भोजन, थोड़ा मीठा, उस तरह का भोजन शाम को लेंगे तो नींद अच्छी आ जाए। थोड़ी एक्सरसाइज, शाम को घूमना बोलो, इनको नींद की दिक्कत है, सुबह भी घूम लें, एक्सरसाइज करें, पर शाम को जो घूमने जाए एक्सरसाइज करें, तो शाम को घूमे एक्सरसाइज करें, शाम का भोजन थोड़ा भारी करें तो नींद में मदद हो। तो ये सामान्य सूत्र है। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना। ये जो लोग रात को देर में सोते हैं, तो ऐसा मानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, मुझे भी अनुमान में ठीक लगता है वो, कि रात को 9 बजे से 12 बजे की जो नींद है वो 3 घंटे की नींद को बराबर है रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे की 6 घंटे की नींद। तो जो नींद की गहराई पहले पैरों में है वो बाद के बजे। तो गहरी नींद के लिए जल्दी सोएं और फिर सुबह 4 बजे तक 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाए। किसी को पूछना हो, किसी को कुछ सवाल हो, किसी को जिज्ञासा कुछ हो? जब सामूहिक रूप से हम सोते हैं तो उससे जो है मतलब कि कई लोगों की अलग आदतें हैं। ये तो सामूहिक नहीं, कभी कभी होता है जहाँ भी परिस्थिति में सोने की व्यवस्था ऐसी करके निधन ना पड़े, इतने हमारे परिस्थिति मजबूरी है, जगह कम थी, सामूहिक रह रहे हैं, तो सामूहिक जगह का नियम कोशिश करिए ऐसे लोग हैं जहाँ तो ताल में लौट जाए, नींद में विघन ना पड़े, नींद की तैयारी करके सोया जाए। जैसे में इतनी बारिश हुई तो छत नहीं टपकी, पर आज रात में देखा कि मेरे पंखे से पानी टपक रहा था, मुझे बहुत गहरी नींद थी तो भी नींद खुल गई। वो तो आगे से कल इसको पैर को दायरा कर लेना, वहाँ से बारिश की वजह से ना कोई करे काला पानी वैसे भी आ सके, देख लेंगे वो उस मुद्दे पर इस तरह बात नहीं करते, अलग से बात करते। तो ठीक है। अगली बात, जब सुबह उठते हैं तो ऊषा पान बोलते हैं उसको, पुरानी भाषा में आयुर्वेद में ऊषा पान, पानी पीने का। तो पानी पीने के कई नियम है परंपरा में, 4 नियम की चर्चा थोड़े से मैं करता हूँ। एक तो ये है कि भाई पुरानी परंपरा में लोग उठे, कुल्ला किया, मुंह धोया, पानी पीते। एक नियम ये है कि कई लोग कहते हैं जो सुबह की लहर है बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ये 30-40 सालों से 50 सालों से इसकी बातचीत चल रही है, ये लहर सुबह की बहुत महत्वपूर्ण है, बासी जो मुंह है। तो कई लोग बुजुर्ग करे करते थे, जीभ उंगलियों में जीभ लगाई और कहीं आंखों में डाल दी, लाल को आंखों में लगा लिया, तो उससे आंखों की ज्योति बढ़ती थी, आईसाइट अच्छी होती थी। ऊपर से लगाते हैं आंख के अंदर खोल का। और कई लोग उसको चेहरे में भाई दाग धब्बा है, चेहरे में किसी को थोड़ा बहुत निशान है, दाग धब्बा झाइयाँ वगैरह है, तो लाल जीभ को ली, जीभ से उंगली को लगा, थोड़ा चेहरे में लगा लिया, जहाँ भी कुछ दाग धब्बा है तो कहते उसको स्किन को साफ कर देता है। फोड़ा फुंसी कटे फटे को, कटे फटे को, पर लाल इतनी तो हो ना, वो तो थोड़ी सी लाल रहती है, इतनी होगा, तो जितनी आप जहाँ लगा सकते हो लगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि तुम यदि बिना कुल्ला के पानी पियोगे ना तो उससे भी तुम्हारा पेट साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, प्रयोग करके देखो। जी बिल्कुल। तो ये कहते हैं, तो एक परंपरा ये है, ये पुरानी नहीं साथ, अभी मेरे ख्याल से शायद ये 50 सालों में इसका प्रचार हुआ कि बिना कुल्ला के पानी पी। एक परंपरा ये। एक हमें किसी ने बताया, मुझे पिछले 40-50 साल पहले पता उसका, कि जिनके दांत हिलते हो, दांत में मसूड़ों में पस पड़ता हो, खट्टा मीठा महसूस होता है दांतों में, जिनको दांतों की समस्या हो, वो क्या करें, बिना कुल्ला किए दांतों को और मसूड़ों को रगड़े अंदर बाहर 1.5-2 मिनट के लिए अपनी उंगली से, जो उंगली आपकी काम ज्यादा करती हो, ये उंगली तो ज्यादातर करते लोग, रगड़ दिया, बीच की उंगली जिसको मजबूत है अंदर तक चले जाए, जो भी हाथ आपका चलता हो, उससे मसूड़ों को और दांतों को 1.5-2 मिनट के लिए अंदर बाहर से रगड़े और रगड़ करके कुल्ला करें। वो जो लार थी उससे मसाज होगी तो आपके दांतों हिलना बंद हो जाता है, पारिया की शुरुआत वो भी रुक जाती है, और जिसके पस भी पड़ रहा मसूड़े में तो वो भी क्या करेंगे, जिसका किसी को पस हो गई मसूड़े में, तो जब रगड़ोगे तो दबाओ उसे, दबता मत थोड़ी देर के लिए, पर फिर कुल्ला कर दोगे 2-3 दिन इस तरह दबाओगे तो दब जाएगा और पस भी तो मसूड़े सूझने बंद हो जाते हैं। तो बहुत प्रभावशाली भी है, मैंने खुद को आजमाया, बहुत लोगों को
मैं जब भी कभी मुझे मौका मिलता है इसको रखता ही लोगों में स्वास्थ्य की चर्चा आती है, तो मसूरों के दांतों की मालिश करके कुल्ला करके तब पानी कितने तरीके होंगे? 3 तरीके। एक चौथा तरीका है, उसकी भी जानकारी मुझे पिछले 30-40 सालों से है। एक योगी हृदय राम जी हुए हैं, मेरा उनसे साथ 84 परिचय होगा कानपुर में। तो बोलते हैं कि सुबह रामायण का संदर्भ देते हैं, मुझे मेरा रामायण उसका पढ़ा नहीं कि उसका मिला नहीं मुझे, पर जो उनका संबंध है, बहुत सारे डॉक्टर उसको बहुत तारीफ करते हैं। आजकल उनकी बातों को लेकर बीबी चौहान है गुजरात में, बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, देश विदेश में बहुत ख्याति हो गई उनकी। वो शिविर लगाते हैं हेल्थ के, और उनकी बीमारी का इलाज जो बड़ा सरल है, बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं उनका। तो कहते हैं कि तुम सुबह उठने के 6 घंटे बाद कुछ खुला भी ना करो, पानी भी ना पियो। उठने के 6 घंटे बाद अर्थात वो कहते हैं निर्जला उपवास, एक तरह निर्जला उपवास है ये। उठने के 6 घंटे बाद पानी पियो जितना प्यास हो आपको, ये 2 1 लीटर पीना, 1 पीना, 1 गिलास 1 गिलास जितना थोड़ा पानी पी लिया। और पानी के बाद जब भूख लगे और शरीर को स्वस्थ रखना है, बीमारी कुछ है, तो सब्जियों के रस लो। हम हेल्थ कैंप चलते हैं, सफेद पेट का रस देते हैं, लौकी खीरा पत्ता मिला के कुछ रस देते हैं, पत्तों का मतलब सब्जियों के रस, उनके रस दो। या घास के रस, दूब घास है, गेहूं घास है, वीट घास दूध जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं गेहूं की जगह तीनों मिलाओ, जो जहीर गेहूं तीनों, वीट, बाजरे और ओट्स तीनों को मिला के उसका जवरा बनाए। तो ये शुगर में की दवा भी है, कैंसर की भी दवा है। तो जिनको जरूरत है, बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर आजकल बहुत हो रहा है, वो लोग पहले जूस ले सब्जियों के, फलों के नहीं। इसके बाद जब भूख लगे फल ले लो, और शाम को 4-5 बजे लगता है भूख तंग करी, जो ले सके अफोर्ड कर सके फल ले लो। ये वो फल का जिक्र नहीं करते, पर ये मैं जिक्र कर रहा हूँ। लोग शाम को 2 से 6 का समय वात का है, तो वात के लिए माना जा मीठा, खट्टा, नमकीन तीनों वात को काबू करते हैं। तो क्या हो, ये मीठे खट्टे फल जैसे संतरा है, मौसमी है, अनार है, कीनू है, माल्टा है, जो खट्टे मीठे फल हैं, ये फल इनको थोड़ा नमक और डाल दो, मामूली सा मसाला डालना हो तो चना मामूली सा डालना हो, तो वात की भी दवा है। तो वो नहीं करते जी इसका, तो शाम को बोलो जिनका फल का बजट नहीं है, फल मिलता नहीं, तो भुने चने ले लो, मुर्गा ले लो, हल्का फुल्का ले लो, और शाम को एक समय खाना लो। रात को एक समय दाल सब्जी रोटी जो भी खाना एक समय खा लो। इस तरह से वजन तो ठीक हो ही जा सके, वजन तो कम हो ही जाए, सेहत की बीमारी भी ठीक हो रही है। तो बड़े बड़े दावे करेगा, मैं भी जितना जानता हूँ, जिनके काफी बीमारी से ठीक हो रही है, कैंसर के इलाज करते हैं वो, उनकी पद्धति यही है, वो आग के पके को कैंसर में घटा दें, मतलब कच्चे में ले काटते। हम भी करते हैं कैंसर में, शुगर में, जब कोई इंसुलिन भी काम नहीं करती तो भी कच्चे में रख देते हैं इंसुलिन, उसकी टेक्निक है, कच्चा थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये एक बात है। तो पानी पीने के तरीके के संदर्भ में मैंने थोड़ी चर्चा कर दी। अब पानी कैसा पीना, ताजा पीना, तो फ्रिज का पानी तो ना पिए, ताजा पानी पी ले, या जो पानी पसंद हो, गुनगुना पसंद हो, गुनगुना थोड़ा गर्म पसंद हो, जो आपको रुचिकारक लगे, जो आपको सेहत मतलब अपना रुचि जो टेस्ट आपका कहता है ना, वो पी। ये व्यक्तिगत मामला। फिर वो ठंडा पसंद है, जिनकी पित्त प्रकृति वो ठंडा पसंद करते हैं, ठंडा पी ले, सर्दी में भी गर्मी में भी बारिश में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको गुनगुना पसंद है, गुनगुना। ये एक चर्चा रही। इसमें कुछ सवाल किसी का कुछ पूछना हो? खीरा हुआ और कुछ फ्रूट्स हुए, उसको पानी में डाल के रात भर 8-9 घंटे उसको सुबह में पीते हैं, उसका भी कुछ इम्पैक्ट है क्या? कुछ तो होगा ही, पर वो पानी में जल्दी इतना पानी पिया नहीं जाता कि पता नहीं खीरा के साथ इन्फेक्शन ना हो जाए, फालतू में ताजे पी लें, ताजे की खीरा रस ले लें। और जो मोटे जाते हैं, रस का झंझट लगता है, देखिए सब्जियां जो है वो वजन को कम करती है। जो प्लांट किंगडम है, जो वनस्पति संसार है, उसका ज्यादा प्रयोग करोगे वो वजन घटाता है। तो जिनके मोटे जाते हैं तो खाएं, और जो पतले हो साग सब्जी ज्यादा खाएंगे पतले हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। पानी आरओ का ज्यादा बेटर है या जो नॉर्मल हमारे? पानी की जांच कराना, सब जगह पानी सरकार के बढ़िया जांच के तरीके आ गए,
जल निगम मंडलेचा वाटर मिशन का ईमेल पे एड्रेस है, वो 800 साढ़े 800 रुपये लेते हैं। और जितने कुछ 15 पैरामीटर हैं पानी के टेस्ट के, जैसे हमारे यहाँ जितना आर लगवा दो, ये लगवा दो, मैंने थोड़ा टेस्ट करा, वो कह दिया आपका पानी इतना बढ़िया, कुछ करने की जरूरत नहीं, आर तो बिल्कुल मत रखना। पर यहाँ बहुत लोगों की साइकोलॉजी को लगता है तो आर भारी पानी हम कैसे बचाएंगे, तो बाहर का आने वाला व्यक्ति आर ना हो तो बिजर जा बहुत सारे लोग, तो हमने 2 लगवा रखे और बता दें मगर भाई देखो ठीक आर का पी लो, ये हम ज्यादा दिक्कत भड़का होता है हमारा, हम उपवास वगैरह कराते हैं, नाजुक हो जाते तो पूरा पानी लेते हैं, फिर सामान्य पानी बढ़िया आएगा। तो आरओ को जानकारी करके कराएं कि आरओ के लेने से तत्व कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तत्व सारे निकल जाएंगे, अगर हम जानकारी नहीं, मिनरल्स निकल जाते हैं, तो उसकी जानकारी करके आरओ का वो करें। तो टेस्ट करा लो पानी को भाई। हाँ जी, सादा पानी कहाँ है आपको आपके? जी सादा पानी पीजिएगा आपके यहाँ? सादा पानी पंप चलाते हैं ताजा, और जो कंटेनर भरे रखे हैं मेज पर रखते हैं ठंडे वाला, वो आरओ को कहेगा, और जो ऊपर गर्म करते हैं वो सुबह वो भी ताजा ही होता है। यहाँ जो कितने बाल्टी में रखा है बनाने को, वो भी ताजा ही होता है, भर के रखे ताजा निकालते हैं, जिन्हें अपने पास पंप है जब चाहे जब उसमें तब निकालते हैं। हमारे यहाँ जैसे डैम का पानी आता है वो उसको आप डैम का आप जानो, पानी साफ होना चाहिए। मैं डैम को जानते हैं तो वहाँ का पानी अच्छा मानते हैं, पानी पहाड़ का पानी जो स्रोत से आता है वो अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, बस यहाँ से आप करा लें, पता कर लेना पानी कैसा है। लोकल लोग जानते हैं सर, सब स्थानीय लोगों को पता रहता है सर, जो बात भोजन को ठीक से पचाता है ना वो पानी अच्छा है, इतना लोग जानते हैं स्थानीय लोग, सादा पानी अच्छा। 2 घंटे का ऑर्डर तो अच्छा है, नहीं संभव होते 1.5 का तो कही लो खाना पानी वैसे तो आयुर्वेद तो 2 से 3 का बोलता है, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से 2 से 3 का। और कुछ कहीं कुछ सवाल कितनी बात के बाद सर जानकारी के लिए है कि पिछले 2-3 साल से जी 2-3 वर्षों से मैंने रात का भोजन बंद कर दिया। हाँ सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन वो किया और रात को कोई अन्न नहीं लिया, तो इससे मुझे नींद भी ठीक आती है और हर तरीके से किसी तरह के विकार शरीर में नहीं महसूस होते। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? यह सौभाग्य आपका, जिस आयु में शरीर महसूस कर रहे, ठीक कर रहे, तो इसका माने मानसिक तनाव नहीं, आपको उलझन नहीं, बड़ी बात ये है, रिलैक्स है, ये बढ़िया सौभाग्य है, अच्छा है, सही विधि है। और कुछ सुबह अगर सर अजवाइन का और जीरे का पानी पीते हैं और सौंफ का, तो वो कैसा है? ये बहुत पानी करेंगे सबके लिए, जनरल लिए जिनकी एसिडिटी है वो जीरा और धनिया, कई लोग उसको आधा जितना 50 ग्राम जीरा लिया, 50 ग्राम धनिया लिया, आधा 25 ग्राम वो भून लिया हल्का सा, 25 ग्राम कच्चा रखा, ऐसे जीरे दोनों को आधा कच्चा आधा पका, तो एक भून के पीस लिया, एक कच्चे को पीस लिया, एक ऐसा करते हैं कुछ लोग दोनों को हल्का भून लिया और पीस लिया, मिला ले, और पाउडर जैसा है उसको आग लिया, अपना पाउडर जैसा ले लिया। कई लोग जो मिर्ची करके थोड़ा सा मीठा मिला लें, हल्का सा मतलब स्कोर बैलेंस कर देती, 30 वृद्धि हो जाती, उतना ही बराबर का मीठा मिला लें, खांड मिला लें, गुला मिला लें, और पानी उसके चम्मच लिया, खाया, खांसी मारी, पानी पी लिया। अरे अब सुबह को अपना काढ़ा बना के ले लो। कई लोग जीरा धनिया सौंफ तीनों को लेते हैं, तो वैद्य से पूछना चाहिए आपके लिए क्या ठीक है, जानकार व्यक्ति बता देगा आपकी प्रकृति के लिए क्या ठीक है। कई लोग जीरे का लेते हैं, बहुत है, कोई लोग इसमें मतलब वो काढ़े भी लेंगे ना, तो ये लोगों ने बहुत 20-25 तरह के काढ़े बना रहे, कोई दालचीनी भी डाल लेगा, कोई लौंग डाल लेगा, अजवाइन भी डालेगा, अजवाइन भी डाल लेगा, मेथी भी डाल लेगा, जो शुगर वाले मेथी डालते हैं, गैस वाले अजवाइन भी बहुत है, कई लोग आटे भी डाल दे रहे। हमारे यहाँ सब लेख हैं इनके, यहाँ हेल्थ पे जो भी हम मिठाई बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, च्यवनप्राश वगैरह, और ये सारे बनाते हैं स्वास्थ्य के पीने के लिए भी, वो सब यहाँ है। संतोष जी और अमीर बैठा तो अपने ग्रुप में डलवा लो, सबको शेयर करते हैं। यहाँ कोई पेटेंट नहीं है, जो भी जानकारी सबके साथ साझा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
जैसे सुबह हल्का नाश्ता ले लें, दोपहर में खाना खाए और फिर शाम को खाए तो उनके बीच में गैप कितना होता है? हाँ, अब मैं निवेदन कर रहा हूँ भोजन के बारे में। हाँ जी सर, भोजन का संबंध भूख से है। आजकल क्या हो गया कि टाइम घड़ी से भोजन करने लगे, बच्चों को भूख लगो ना लगो, झूठ बोल बोल के, डांट डांट के, पीट पीट के खरजोर से खाना खिलाते पीट दिया हुआ मियाँ वाले ये आ जाएगा, वो तो डरा डरा के बच्चों खाना खिला होते, तो बच्चों के साथ दुश्मनी है। मैं सो गया तब भी उठा रहे हैं। हमारे जो शर्मा जी का जिनका जिक्र किया था मैंने, उनके सामने कुछ बच्चे आए जो बहुत पतले थे, इस तरह का वजन नहीं बढ़ा, खूब खिला पिला लिया, मेरे वजन इनको बना छोड़ के वजन बढ़ जाएगा, पर तुम्हें नहीं रहना साथ में। हमारे कैसे आप अपने बच्चे को छोड़ दो किसी के साथ वो ना रहे, तो 2 दिन मानी की घटना घटी, उनके वजन बढ़ गए। तो क्या करते, फिर खाता नहीं, खेले में ध्यान लगे रहे, कहते जब बिना भूख लग रही तो खिलाते रहो, क्या खाएगा कैसे वो, बिना भूखे खिला दो। तो उन्होंने क्या किया, जब तक वो बच्चा जब से भूख कसके लगी ना, भूख खेलने की जब लगा तो माँ क्या उसने तब दिया, जब आगे कितने से खाना चाहिए तो खाना भूख पे दिया, धीरे धीरे वजन बढ़ गया। हम पचने नहीं देते खाना, ये होते या तो मोटे मोटे हो रहे या पतले हो रहे। सामान्य बच्चे तो बहुत कम हो गए, बच्चे बहुत वजन बढ़ गए, बिना भूख के खिला रहे। अब काम करते ही पराठा रोज, जब तक वो बच्चे स्कूल में जाएगा तो रोज पराठा, सुबह पराठे चल रहे, बच्चे मतलब फ्राई आ जाता है। तो बच्चों के भोजन पे, बच्चों के स्वास्थ्य को होश ही नहीं होता, काम करने देते, पानी भी पीने देते, तो अपने क्लास अपने आप ले ले, पढ़ ले, वो शाम में पढ़ाई कर ले, तो पढ़ ले बेटा, तो कुछ तो करने दो, खेलने दो, दौड़ने दो, थोड़ा एक्सरसाइज करे, करके कुछ काम करे। मतलब भूख लगने पे खाना, भूख जो आयुर्वेद बोलता है, सूत्र में होता है, वो गहरा सूत्र है, पकड़ लो गांठ बांध दो, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुबह की भूख यदि नहीं लग रही, मन में विचार है कि खाऊं कि ना खाऊं तो मत खाओ, जब भूख अच्छी होती है विचार है खाऊं कि ना खाऊं तो मत खाओ, और जाऊं कि ना जाऊं तो जरूर जाओ। टट्टी के बारे में, पेशाब के बारे में, गैस पास हो रही हो, चंपाई आ रही हो, कड़ाई आ रही हो, इनको रोकना नहीं चाहिए। जब भी नेचुरल सिग्नल मिले तो जाओ, केवल संदेह भी हो जाए, तुम्हारे के बाद पता लगता है क्लियर मोशन का प्रेशर है, झूठा है सच्चा है, अब चले जाओ 2 मिनट 1 मिनट पता लग जाएगा। यदि सच्चा अगर नहीं गए तो 8-10 घंटे अंदर चलेगा मन। तो जाओ कि ना जाओ जरूर चले जाओ, और खाओ कि ना खाओ तो मत खाओ, भूख अच्छी नहीं। जब भूख अच्छी होगी सवाल होगा क्या खाओ क्या ना खाओ। बहुत बड़ा सुख है जितने आपने पकड़ लिया, और भूख से थोड़ा कम, शांत मन से चबा चबा खाओ, और भूख से थोड़ा कम, जिससे सांस लेने की जगह बची है, और थोड़ा पानी भी पीना होगा, बाद में पानी प्यास लगे पानी पी लो, गलत है मान तो। सर एक और प्रश्न कि महिलाएं अक्सर जो है एकादशी का व्रत रखती हैं, तो महीने में कम से कम 2, 3, 4 तो व्रत हो ही जाते हैं, तो इसका स्वास्थ्य पर किसी तरीके से प्रतिकूल तो कोई असर नहीं पड़ता। हमारे परंपरा में ऐसा माना जाता है, तो इसको बहुत मॉडर्न साइंस भी मानने लगी। जो अमावस्या है, समुद्र का तल कहाँ रहता है, तब ज्वार आता है, भाटा आता है, समुद्र में ज्वार भाटा रहता है। ज्वार का मतलब पानी, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, और भाटे का मतलब जल स्तर नीचे चला गया। तो जल स्तर जब नीचे जाता है, वो अमावस्या के नजदीक का, अमावस्या का समय ज्यादा होता है। अमावस्या के समय भाटा और पूर्णिमा के समय ज्वार। तो पुरानी परंपरा में भारत में वो ट्रेडिशन की बात चल रही थी, ये बहनें कह रही थी, बहुत बात कल परसों बहुत बहस हो रही थी, हम नहीं क्यों माने, वो क्यों माने, बहुत सारी चीजें को हमें पता नहीं। पुरानी परंपरा में गांव के देहात में हमारे यहाँ बचपन में, अब तो नहीं लोग भूल के जानते ही, अब तो पहली हली खत्म हो गए, तो अमावस्या के दिन हल नहीं चला था, अमावस्या के दिन हल नहीं चलता था, तो गैस तो नहीं चलाते भाई, हम नहीं कर पाए थे, तो फिर छोड़ दिया, ध्यान दिया। पता लगता है अमावस्या के दिन धरती पर में कठोरता आती है, नम पानी की मात्रा कम हो जाती है। जब ज्वार आता है ना, वो भाटा आता है, तो जमीन में कठोरता बढ़ती है, तो जुताई करेंगे, और पीक उसका अमावस्या, तो जब जुताई करेंगे तो जमीन थोड़ी कठोर होगी,
इसी तरह से पूर्णिमा के नजदीक बुआई करने की परंपरा थी। पूर्णिमा से 5-7 दिन 5 दिन 4 दिन पहले, पूर्णिमा के 4-5 दिन बाद, उस समय जमीन में एक तरह से वातावरण में नमी नहीं कहेंगे पर वो रहती थी, मौसम में वो रहता, संतुलित मौसम रहता। तो बुआई के अनुकूल था समय वो, ये कटाई के अनुकूल था। कटाई अमावस्या के आसपास और बुआई पूर्णिमा के आसपास। इससे पहले 2 एकादशी आती थी भारत जी, इससे पहले 2 एकादशी आती है, ठीक है। और एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है परंपरा में। तो कहते हैं यदि तुमने पूर्णिमा अमावस्या से पहले उपवास कर लेंगे तो उसका जो प्रभाव है ज्वार भाटे का ये वो संतुलित हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एकादशी पूरी दुनिया में उपवास को बहुत महत्व दिया है। कहीं इसको यूरोप अमेरिका में इसको फास्ट बोल रहे हैं, कहीं इसको इस्लाम में रमजान बोल रहे हैं, और यहाँ हिंदू लोग इसको व्रत बोल रहे हैं, उपवास बोल रहे हैं। रमजान की जो जानकार लोगों को बहुत सूक्ष्म खाना खाने का अभ्यास था, अब तो बेहोशी हो गई, तो फिर बीमार हो गए रमजान रखते हुए जब वो कुछ का कुछ खा जा रहा। व्रत में भी इतना खाने लगे और वो भी फ्राई कर करके, और आलू छूने नहीं चाहिए। कभी देख लें आलू स्वाद लगे क्योंकि वो फ्राई कर लें, नमक डाल लें, फिर वो तो नॉर्मल हो जा। तो ये खा रहे वो खा रहे, समझ नहीं आ रहा हो क्या। तो व्रत के नाम पर तो उत्तम कचरा करते हैं। मेरे हिसाब से भी व्रत की बात सुनो, बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं। बड़ा सरल उपाय व्रत का ये है कि कोई निश्चित तो कर लोगे, नहीं तो होता नहीं, हफ्ते में कोई एक दिन निश्चित कर ले। एक तरीका तो ये, एक तरीका जिस दिन भूख ना हो मत खाओ भाई, एक तरीका ये हो गया। सुबह भी आपको भूख अच्छी नहीं, छोड़ दो, नाश्ता छोड़ दो, जब भूख लगे तब भोजन कर लो दोपहर में। प्राकृतिक व्रत है ना, तो ये तो व्रत में नहीं, भूख नहीं आपको। व्रत तो तब जो भूख और ना खाओ, समझ रहे, व्रत तो तब भूख हो ना खाओ, तो भूख ही नहीं। तो भोजन का संबंध भूख से है, बिना भूख के खाओगे तो रोगी। मेरा समय हो रहा, तो 1 मिनट है, इसमें अपनी बात को पूरी कर दूं। तो उपवास क्या करता है, सप्ताह भर में जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती है शरीर में, हफ्ते में 1 दिन उपवास कर लेंगे आप तो पाएंगे। तो मेरा अगर ये कम से कम 4 उपवास के दिन आती है, चाय से बढ़ाती है। और दूध के जो चाय के जानकार मानते हैं, दूध में चाय पिएंगे तो एसिड बढ़ता है, वो दूध पचता ही नहीं ठीक से। जिसमें चाय में कई लोग नमक वगैरह पढ़ते थे, टिल्ट बोलते थे, दूध में पत्ती लगा दो, टिल्ट बना दो जरा, तो भारी हो, मतलब पचता नहीं होती है। जवानी पिएंगे तो कुछ तो हजम होता ही होगा, पर सेहत के लिए अच्छा नहीं। चाय करके एसिडिटी कम करती है दूध के साथ। यदि बिना चाय के, बिना उसके दूध के चाय लेंगे तो एसिडिटी नहीं करती। एल्कलाइन नेचर की बहुत से लोग हैं, तो उसको टेस्ट जानकार नहीं, तो चाय पिए नहीं कभी, और प्रयोग करने का भी ना मन नहीं, शायद के काम में प्रयोग करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी एडिक्शन, जिसकी एडिक्ट होते हैं, लत जिसकी लगती हो, सेहत के लिए दुनिया में उसको अच्छा नहीं माना गया। कि वो चाय हो, कॉफी हो, दोनों के भी लत लगती है। नहीं मिले तो ऐसा लगता है जैसा डंडा सा लगता है। लत लग गया तो काम मजबूर दुखी होते हैं, नहीं मिलता है, सर दर्द होने लगे। तो चाय की लत से बचे। सुबह ना पिए तो बहुत बेहतर, 3 मिनट नहीं काम करता, शाम को 4-5 बजे पी लो, सुबह ना लें। कम से कम व्रत वाले दिन तो ना लो, व्रत फिर उल्टा हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ेगा और तुम व्रत और उधर चाय पी फिर व्रत रहोगे। तो बाबा तो व्रत रखो, और नहीं रख सकते और चाय पियोगे व्रत मत रखो, सरल सी बात। वो तो बहुत दिक्कत है, उसको विस्तार नहीं करते, वो तो लंबा हो जाएगा। तो चाय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं, आंत में घुस जाती है, पाइल्स हो जाती है, प्रोस्टेट होती है, बहुत दिक्कत होती है। हाँ, उसको विस्तार नहीं करेंगे तो अच्छी चीज। और बहुत सारों की प्रकृति पित्त की है, पित्त की भी जहर है ये। जिनकी पित्त की प्रकृति वो चाय लेंगे तो पित्त को भी हो जाए, जिनकी पित्त की प्रकृति है वो चाय लेंगे तो हानि देती है। लत तो अलग बात है। तो मैं यहाँ कह के इस बात को पूरा कर दे रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार उपवास करें। जिस दिन उपवास करें उस दिन जब तक सुबह का तो दोपहर तक तो कुछ ना लें। दोपहर में कुछ भूख लगे तो नींबू पानी है या कुछ नारियल पानी पीना चाहो वो ले लो, या फिर हल्का को रसीली चीज लेना चाहो ले लो, नहीं काम चलता वो फल ले लो, और फिर शाम को भोजन कर लो। एक तरीका ये, या फल ले लो फिर सुबह खोल दो। तो जो भी आपको तरीका हो, कम से कम जब तक भूख ना लगे, आजकल तो सुबह ही खा ले और कह रहे ब्रेड फेंक दो,
कटोरा दही का पी लिया ना, और एक हाथ से कटोरा पी के दही का खेत पर काम करने जा रहे थे, एक आदमी का बच्चे, अरे बाबा कब से 2 पैर में पी लेता आके, कुछ तो उपवास करो थोड़ा सा। हाँ जी। दूध की चाय क्या मना कर रहे हैं, और काली चाय या नींबू की चाय बिना चीनी के, बिना दूध के? कोई चीनी नहीं देनी, शुगर में कोई चीनी डाली, चीनी की जगह खांड डालो, दूध डालो, शक्कर डालो। वो नुकसानदायक नहीं हैं? वो नुकसानदायक नहीं है। बिना दूध के। हाँ, दूध अच्छा है। ठीक। तो मैं सोचता हूँ आज हम घी ग्राम दिया था, शरीर में।